बच्चों, मैं आपके समक्ष रमन सर एक 10th क्लास का एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जो 10th क्लास का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसके विषय में हम आप लोगों के समक्ष ये सारी इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और कंसंट्रेट होकर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का 10th क्लास का, वो केमिकल रिएक्शन है। और इसमें हम सबसे पहले आपको चेंज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व हम चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को भी मैं एक बार रिकैप कर दूं आप लोगों को कि फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं। वैसे चेंज जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर, रिटर्न बैक कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में पा सकते हैं। इस तरह के जो चेंजेस हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो फिजिकल चेंज कहते हैं। सपोज दैट कि हम एक एग्जांपल लेते हैं फिजिकल चेंजेस का, कि पेपर का पीस ले लेते हैं, उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर देते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं। तो इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से रिटर्न बैक उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। उसको ग्लू से चिपका के, गम से चिपका के उसको हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। इस तरह के जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। और केमिकल चेंज वो चेंज है जिसको हम रिटर्न बैक नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इस तरह के चेंजेस जो है वो केमिकल चेंज में आता है, जिसको कि हम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके डिफिनेशन को जानेंगे। तो कहता है द प्रोसेस बाय व्हिच, जो आप देख रहे हैं ऑन द बोर्ड, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो कहता है वैसे रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस को हम प्राप्त करते हैं, जिसके की प्रॉपर्टीज जो पुराने हैं जिससे कि वह मिलकर बना है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ए एक सब्सटेंस है, बी एक दूसरा सब्सटेंस है, दोनों ने मिलकर आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन के उपरांत हमें क्या मिला, तो ए बी मिला, जो क्या है, तो प्रोडक्ट है। जिसमें से ये जो ए है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो ए है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। बी को भी हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये जो हम प्राप्त कर रहे हैं रिएक्शन के उपरांत, दैट इज ए बी, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए एक सेपरेट एलिमेंट है, बी भी एक एलिमेंट है, दोनों मिलकर रिएक्शन में टेक पार्ट किया और क्या बनाया, तो ए बी बनाया, जो कि प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट के रूप में देख पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमको जानना होगा कि ये जो रिएक्टेंट्स है वो क्या होता है और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है। ये हमारे इस केमिकल रिएक्शन का बेसिक टर्म है और इसको जानना जरूरी है। हम यदि इस गतिविधि को, इस इंसिडेंट्स को, इस फिनोमेना को हम क्या करें, समझे और जाने, तो जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्ट्स। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रिएक्टेंट्स क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि क्या है रिएक्टेंट्स, कौन हो सकता है रिएक्टेंट्स। तो जल्दी समझिए इसको। ये जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं वो कौन हो सकता है। तो कहता है दोज सब्सटेंस, क्या कहता है, रिएक्टेंट्स को हम जानेंगे तो कहता है दोज सब्सटेंसेस that take part in a chemical reaction। तो कहता है वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है, इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल लेके हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एक सेपरेट एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो कि अनदर एलिमेंट है, दोनों सेपरेट एलिमेंट्स हैं और दोनों ही हमारे पास जो ये उपलब्ध है वह किस रूप में है, तो रिएक्टेंट्स के रूप में है।
ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, और दोनों मिल के रिएक्शन के उपरांत क्या फॉर्म करता है, तो ये H2O फॉर्म करता है। क्या फॉर्म कर रहा है, तो H2O फॉर्म करता है। तो ये जो H2O हमारे पास दिख रहा है, ये हमारा कौन चीज है, तो प्रोडक्ट है। ये हमारा कौन चीज है, तो प्रोडक्ट है। इस प्रकार हम लोग इन दोनों को जान चुके हैं कि हमारा रिएक्टेंट क्या है, ए और बी। ए के जगह पे मैंने हाइड्रोजन, एक सेपरेट एलिमेंट है, उसको लिया। बी के जगह पे ऑक्सीजन, जो कि दूसरे सेपरेट एलिमेंट्स हैं, उन दोनों को मैंने रिएक्ट कराया। तो क्या प्राप्त किया हम लोग, H2O प्राप्त किया, जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं। ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो वाटर है। इसके उपरांत हम लोग समझना चाहेंगे कि प्रोडक्ट क्या है होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्ट। तो कहता है वैसे सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के उपरांत जो सब्सटेंस हम नए प्रॉपर्टीज के साथ, नए फॉर्म्स में नए प्रॉपर्टीज के साथ प्राप्त करते हैं, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी द प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब उसको यदि हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ जगह है हमारे पास, हम इसको डिफाइन करने जा रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हम लोग जानेंगे। कहता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन तो कहने का मतलब आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन द सेंस द केमिकल रिएक्शन के उपरांत द सब्सटेंस व्हाटएवर वी फॉर्म, द सब्सटेंस दैट वी ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन के उपरांत जो सब्सटेंस हम प्राप्त करते हैं, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी दैट सब्सटेंस ऑब्टेन्ड, दैट सब्सटेंस is said to be प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन के उपरांत जो सब्सटेंस हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिया एग्जांपल के तौर पे, हाइड्रोजन एक सेपरेट एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, दोनों ही रिएक्टेंट्स हो गए। दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होके क्या फॉर्म किया, तो H2O फॉर्म किया, जहां पे H2O हमारा प्रोडक्ट हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। अब हम चल के आते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या हो सकता है, इसको जानना जरूरी है। रिएक्टेंट्स को हमने समझ लिया कि वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, तो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अब कहता है ये हमारे जो रिएक्टेंट्स है, जैसे कि मैंने दिखाया कि ये दोनों ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। दो रिएक्टेंट्स हो गए तो दोनों ही रिएक्टेंट्स दोनों सेपरेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में आपको के बीच प्रस्तुत किया हूं। हाइड्रोजन एक सेपरेट एलिमेंट, ऑक्सीजन एक सेपरेट एलिमेंट, दोनों ही एलिमेंट रिएक्टेंट्स के रूप में रिएक्ट किया, रिएक्शन में टेक पार्ट किया और एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, जिसको कि हम H2O के रूप में जान पा रहे हैं। और ये H2O जो है वह जो ओरिजिनल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके प्रॉपर्टीज से डिफरेंट और उसके फॉर्म्स भी डिफरेंट दिख पा रहा है। यहाँ पे उसके फॉर्म्स भी डिफरेंट है, उसका प्रॉपर्टीज भी इन दोनों से भिन्न होता है। इस प्रकार हम लोग जान पा रहे हैं कि हाइड्रोजन भी एक क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और H2O जो कि हम प्राप्त कर रहे हैं वह भी लिक्विड के फॉर्म में भी है। वैसे तो गैसेस फॉर्म में भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वह क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। वाटर को हम लिक्विड के फॉर्म में देखते हैं। वैसे तीनों ही स्टेट्स हैं वाटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम जानते हैं दूसरा जो हमारा है, ये हमारा रिएक्टेंट्स कंपाउंड हो सकता है। कहने का मतलब दोनों ही रिएक्टेंट्स जो हमारे पास है दोनों ही क्या हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो हमारे रिएक्टेंट्स है वह एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर भी हो सकता है। कहने का मतलब एक एलिमेंट हो सकता है और दूसरा कंपाउंड हो सकता है। इनके एग्जाम्पल को भी मैं आगे प्रस्तुत करूंगा। ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, उसी के अंतर्गत हम लोग इन सारी बातों को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व, मैं आगे बढ़ने से पूर्व मैं बताना चाहूंगा किसके विषय में, तो डिफरेंट रिएक्शंस के विषय में। जैसे कि हमारे
बुक्स में, एनसीईआरटी बुक हो कि कोई और अदर बुक्स हो, उन सबों में सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें एक एक्टिविटी में दिया गया है मैग्नीशियम रिवन का, जो कि हम पिछले क्लास में भी पढ़े हैं और यहाँ पे भी मैं उसको रिकैप कर दे रहा हूँ आपको। मैग्नीशियम रिवन जो कि स्ट्रिप्स के फॉर्म में मिलता है और वह प्रोटेक्टेड होता है, उसका लेयर जो होता है प्रोटेक्टेड होता है। ये जो मैग्नीशियम रिवन होता है ऑक्सीडाइज रहता है। तो कहने का मतलब ये जो लाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, तो सैंड पेपर भी बाजार में मिलता है जिसको हम सरेस के नाम से जानते हैं, स्क्रब करने के लिए यूज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है उस सैंड पेपर से उसके प्रोटेक्टेड लेयर को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और तब उसको कंबशन रिएक्शन से पास आउट कराते हैं। तो तब हम उसमें क्या देखते हैं, ड्रेजल के साथ व्हाइट फ्लेम उसमें प्रोड्यूस्ड होता है। यह बेस्ट एग्जांपल है किसका, तो इस केमिकल रिएक्शन का। और इससे पूर्व भी मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वह मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। इस प्रकार जो वह रिवन, जो कि मैग्नीशियम रिवन है, वह जब कंबस्ट होता है इस प्रकार व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस प्राप्त करते हैं जो एचएस के फॉर्म में होता है और वह जो होता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इज इट क्लियर? तो वह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उससे हम फिर वह मैग्नीशियम को नहीं, रिवन को प्राप्त नहीं कर सकते। Therefore, this reaction is said to be the chemical reaction and is the most common reaction। ये जो बहुत ही उपयुक्त क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वैसे तो केमिकल रिएक्शन का बात हम करें तो ढेर सारा रिएक्शन हम देखते हैं डे बाय डे अपने दैनिक जीवन में। कहने का मतलब है यदि आज के डेट में मैंने किसी बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया, डांट लगा दी, तो कहने का मतलब एट रैंडम उसके फेस से हम रीड कर सकते हैं रिएक्शन को, ये फिजिकली हम देख सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो रिएक्शन है केमिकली जो डे बाय डे हम लोग विभिन्न तरीके से देखते हैं। सपोज कीजिए हम लोग कुछ बाजार से इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, सामग्री लाते हैं और उसको खाना पकाते हैं उस इंग्रेडिएंट से, तो सर्टेनली उसके जो फॉर्म्स है वह चेंज हो जाता है, वह भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। इसके अनुरूप हम लोग बात करते हैं कि हमारे घर में मोस्ट कॉमनली हम लोग इस तरह से वाकिफ हैं, इन सारी बातों को देखते हैं कि दही बनाते हैं। तो दही बनाते हैं, अपने घर में जमाते हैं, दही कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब उसमें हम क्या करते हैं, तो दही दूध लाते हैं और दूध को सबसे पहले हम प्रोसेसिंग करते हैं, बॉइलिंग करते हैं। उसके बाद उस दूध में कुछ देर के बाद जब उसका टेम्परेचर को हम देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्रोमोटर्स के रूप में हम क्या डालते हैं, तो दही डालते हैं और वह हमारा इस तरीके से कुछ समय के उपरांत हमारा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। यह भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन। तो इस प्रकार कई केमिकल रिएक्शन को हमने देखा। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से हम लोग बात करते हैं दैनिक जीवन का बात हमने किया, तो उसमें डाइजेशन है, कंबशन है, रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन है, ये सब सारी टर्म्स, इन सारी टर्म से हम लोग अनभिज्ञ नहीं है, इन सारी टर्म से हम लोग वाकिफ हैं, इन सबों से हम लोग पास आउट हो चुके हैं। तो ये सारा केमिकल रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन जो है वह केमिकल है और कौन सा फिजिकल है। तो केमिकल रिएक्शन के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें हेल्प करता है, ये बताता है कि इस तरह से ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि सर्टेन रिएक्शन जो है गिवन रिएक्शन वह क्या है, तो केमिकल है। इसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने देखा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपके सामने दिख पा रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, तीसरा दिख रहा है चेंज इन कलर, फोर्थ नंबर में हम देख पा रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर और पांचवें नंबर में हम देख पा रहे हैं चेंज इन स्टेट। इनके अलावा भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, तो केमिकल रिएक्शन का। अब बात हम एक एक करके इन सबको समझेंगे कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस इवॉल्व होता है, कहने का मतलब फॉर्मेशन होता है गैस का। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें
उसके कलर चेंज होते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, उसका चेंज होता है। और इसके अलावा लास्ट जो हम देख पा रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसमें स्टेट चेंज हो जाता है, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ और है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम विभिन्न तरह के केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त करते हैं। यहां मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको मैं बता दूं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, उसमें हम लोग देखेंगे, कुछ रिएक्शन को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और इस प्रकार से हम इस जो केमिकल रिएक्शन के चैप्टर को और भी मजेदार, मैजिकल बना रहे हैं, इन सब को जानने के उपरांत सबसे पहला बात हम लोग करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में गैस इवॉल्व होता है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहने का मतलब है कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है, इसको हम इस तरह से जानकारी हमको देता है ये कैरेक्टरिस्टिक की। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसमें जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो कि हमारे बुक में भी दिया हुआ है, हम इसको जान भी सकते हैं, जिसमें कहता है जिंक ग्रैन्युल्स, जो कि जिंक ग्रैन्युल्स, ग्रैन्युल्स मतलब होता है डस्ट, ग्रैन्युल्स मतलब होता है पाउडरी सब्सटेंस। तो जो जिंक ग्रैन्युल्स होता है, जिंक का जो बुरादा है, उसको हम एडअप करेंगे किसके साथ, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। जिंक ग्रैन्युल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो इस प्रकार प्रोडक्ट के रूप में जो हमारे सामने निकल कर आएगा, बन के आएगा, वह क्या होगा, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस तरह से जिंक ग्रैन्युल को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके उपरांत हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से एक जिंक सल्फेट है और दूसरा हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस्ड हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है, लिबरेट हो रहा है हाइड्रोजन गैस का, जिसका रिएक्शन मैंने यहां दिया है। आप देख लेंगे यहां पे कि जिंक ग्रैन्युल्स, दैट इज जिंक मेटल, Zn से उसको हम सिंबलाइज करते हैं जिंक को, और सल्फ्यूरिक एसिड को मोस्ट कॉमन है, हम 6-7 क्लास से 7 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 3 मिनरल एसिड्स हैं जिसमें से उनमें से एक ये है सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, H2SO4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो जिंक ग्रैन्युल्स एडेड टू विद द H2SO4 दैट इज एक्वस इन फॉर्म, ये जो एक्वस फॉर्म में होता है, तो कहने का मतलब इस प्रकार रिएक्ट करता है। दोनों ही रिएक्टेंट्स है, अभी अभी हमने बात किया है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हो सकते हैं वह क्या सब हो सकता है, तो दो एलिमेंट्स हो सकता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको यहां दिया है, जो इंस्क्राइब्ड है, देख सकते हैं आप। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही सेपरेट एलिमेंट्स है, और क्या बनाया, रिएक्ट करने के उपरांत प्रोडक्ट बनाया, और वह जो प्रोडक्ट है हमारा वह कंपाउंड के फॉर्म में है। यहां पे हमने बात किया है दूसरा कि हमारा जो ये रिएक्टेंट्स हो सकता है वह एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है। ये तीसरा एग्जांपल है कि ये जो हमारा रिएक्टेंट्स है, जिंक जो एक सेपरेट एलिमेंट्स है, H2SO4 एक कंपाउंड्स है, दोनों क्या किया, रिएक्टेंट्स है, दोनों रिएक्शन में टेक पार्ट किया और हमारे पास दो प्रोडक्ट बना के दिया। एक जिंक सल्फेट है और दूसरा हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट हो रहा है। तो कुल मिला के इसका जो वर्ड्स फॉर्म है, वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, इन सबको मैंने लिख रखा है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है इसमें से एक है, जब सोडियम कार्बोनेट को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां दोनों ही कंपाउंड है। अभी अभी हमने बात किया है कि रिएक्टेंट्स हमारा क्या हो सकता है, तो सेपरेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, दो सेपरेट कंपाउंड्स हो सकते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है। इसमें से ये दूसरा एग्जांपल हमको दिख पा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट भी एक सेपरेट कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक कंपाउंड है। ये एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके साथ रिएक्शन करवाया, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट बन के आया। एक सोडियम क्लोराइड है, दूसरा वाटर है और तीसरा CO2 गैस इसमें प्रोड्यूस्ड हो रहा है। इट्स ओके। इसको वर्ड के फॉर्म में भी हम लिख लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन कंपाउंड है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं।
ये तीन जो हमारे मिनरल एसिड्स है उसमें से एक है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होगा। और यहाँ पे जो NaCl है इससे भी हम वाकिफ हैं, सोडियम क्लोराइड है, और एसिड बेस सॉल्ट में भी हमने पढ़ा हुआ है इनको। और H2O जो कि बेस्ट कॉमन कंपाउंड है, वाटर के नाम से जाना जाता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सभी से हम लोग वाकिफ है। इसको आप लोग लिख लेंगे वर्ड के फॉर्म में। नेक्स्ट रिएक्शन मैं बात करने जा रहा हूं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी कॉमन कंपाउंड है, इसको भी वर्ड में आप लिख लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इसी तरीके से उपरोक्त जो आपका रिएक्शन है NaCO3 प्लस HCl, उसी के भांति ये क्या बनाएगा, तो तीन प्रोडक्ट बनाएगा जो सारे कंपाउंड के फॉर्म में है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है वाटर, तीसरा है CO2। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कैरेक्टराइज करता है, दिखाता है कि उस रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण रिएक्शन को हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो दूसरा जो रिएक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, इसको हम इसको क्लियर करने के बाद आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स क्या है। चलिए अब हम लोग दूसरा जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स है, दूसरा केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, इसको जानने से पहले हमें क्या जान लेना होगा, इस प्रेसिपिटेट्स को जान लेना होगा कि ये प्रेसिपिटेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रेसिपिटेट्स को जान लेते हैं। कहता है द सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। द सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहने का मतलब ये सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल होगा कहने का मतलब डिजॉल्व नहीं होगा, सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। कहता है जो ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट फॉर्म्स फ्रॉम, जो किससे बनता है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन से बनता है। कैसे बनता है, तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एज ए प्रोडक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। कहने का मतलब ये जो फॉर्म होगा वह किस रूप में फॉर्म होगा, तो प्रेसिपिटेट्स के रूप में फॉर्म होगा, इनसॉलिड होगा, इनसॉल्युबल होगा। और किस रूप में फॉर्म करेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट के रूप में इसको फॉर्म फाइंड करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। इसका फर्दर यूज है हमारा जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स में कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कैरेक्टराइज करता है, दिखाता है किसको, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स को, जिसमें मुख्य जो इसमें हमारे पास रिएक्शन है उसमें आप लोग जानेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड है। क्या है, तो पोटेशियम आयोडाइड। ये पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, तो लेड नाइट्रेट के साथ। पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, तो लेड नाइट्रेट। रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स के बीच हो रहा है, दोनों ही अपने आप में कंपाउंड है। तो पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट के साथ तो फॉर्म करेगा कौन चीज, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा और लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां पे हम जान लेंगे कि ये जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड है ये दोनों ही प्रोडक्ट है, जिसमें प्रेसिपिटेट्स कौन है, तो ये लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट्स है, जिसका कलर क्या होता है, कलर को जानेंगे। ये येलो प्रेसिपिटेट्स है। कौन सा प्रेसिपिटेट्स है, येलो प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स को हम पीपीटी के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। प्रेसिपिटेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो पीपीटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो इस रिएक्शन में हम लोग प्रेसिपिटेट्स का जो फॉर्मेशन होगा, हम लोगों को जो प्रेसिपिटेट्स मिलेगा वह क्या होगा, येलो कलर का होगा। कौन सा होगा, तो ये जो लेड आयोडाइड दिख पा रहा है, ये जो लेड आयोडाइड है यही येलो क्या है, पीपीटी का है। पीपीटी इन द सेंस प्रेसिपिटेट्स। इस रिएक्शन इसी तरह का मिलता जुलता रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है, वह है बेरियम क्लोराइड, जिसको वर्ड फॉर्म में हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। इस रिएक्शन को उठा के हम यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं, नीचे में जगह का कमी है तो इसको उठा के हम यहाँ लाते हैं। देखिए तो ये BaCl2 है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्ड के फॉर्म में बेरियम क्लोराइड है।
तो बेरियम क्लोराइड को जब हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हम बेरियम क्लोराइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसके परिणाम स्वरूप दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों ही कंपाउंड है। देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये बेरियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है, H2SO4 एक कंपाउंड है, और इसके परिणाम स्वरूप दो कंपाउंड ही फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में। इसमें हम देखेंगे कि बेरियम क्लोराइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, तो बेरियम सल्फेट का रिएक्शन के उपरांत प्रोडक्ट जो बनता है वह क्या है, बेरियम सल्फेट। और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पे हम जानेंगे कि ठीक है, यहां पे तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने जाना कि पोटेशियम लेड नाइट्रेट जो है वो येलो प्रेसिपिटेट्स है, यहां पे कौन प्रेसिपिटेट्स है, तो यहां पे ये जो है यह व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, ये क्या है, तो व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में ये बेरियम सल्फेट है, जिसको क्या कहते हैं, व्हाइट पीपीटी के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट के साथ तो क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट के रूप में, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, जो कि येलो प्रेसिपिटेट्स के रूप में होगा। दूसरा रिएक्शन है कि बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको दो प्रोडक्ट सामने निकल के आ रहा है, एक बेरियम सल्फेट और दूसरा HCl। तो इस प्रकार यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है वह क्या है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स है। इस प्रकार हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझ पाए हैं। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, उसको हम लोग जान पाएंगे, और जो कि किस नाम से जाना जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन कलर है। तीसरा हम जो लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि चेंज इन कलर तीसरा हमारा प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज को हम इसके जस्ट बाद पढ़ रहे हैं, जिसको कि आप लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग जो अगला केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, ऑलरेडी हमने दो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हम तीसरा जो महत्वपूर्ण केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वह चेंज इन कलर का बात करेंगे। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कैरेक्टराइज करता है चेंज इन कलर को। तो चेंज इन कलर का यदि बात करें तो नेचर में हम बहुत सारे चेंज को देखते हैं डे बाय डे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि अपने डे टू डे एक्टिविटीज में हमने देखा है कि जो मैंगो होता है, जो मोस्ट कॉमन फ्रूट्स है, जो हम लोग सभी उससे वाकिफ हैं, जान पा रहे हैं, और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है, हम सभी खाते हैं। तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, जबकि वह कच्चा रहता है, रॉ होता है, तो उसके कलर क्या देखते हैं हम लोग जनरली, क्या होता है आप लोग भी बताएं कि ऑब्वियसली सबका जवाब होगा कि उसका कलर ग्रीन होता है और उसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है। और जब वह पक जाता है तो उसके कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वह ग्रीन टू येलो हो जाता है, जैसा कि हमने देखा है। तो आप लोग भी इससे अछूते नहीं है, सभी लोग इससे वाकिफ है। दूसरा रिएक्शन का बात करते हैं मोस्टली, तो आयरन जहां तहां हम देखते हैं, तो रस्टिंग भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। जब आयरन है, आयरन ऑक्सीडाइज होता है, आयरन जो कि एक मेटल है ऑक्सीडाइज होता है, तो उसके कलर चेंज हो जाते हैं। कॉपर का भी देखते हैं, वह भी ऑक्सीडाइज्ड होता है और अपना प्रोटेक्टिव जो लेयर है वह खुद से डेवलप करता है और अपना प्रोटेक्शन करता है, तो उसका कलर उस स्थिति में भी चेंज हो जाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब कि जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, हमारी बुक में दिया हुआ है, उसका बात करते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कलर चेंज हो जाता है। उसमें एक और भी हम बेसिक बात कर सकते हैं कि जैसे आज के फैशन के दौर में, जो पहले के समय में जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वह अपने बाल को क्या करते थे, डाई करते थे, रंगते थे। आज के फैशन के दौर में जो हमारे युवा हैं वह भी इसमें
अपने आप को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वह क्या करते हैं तो अपने बालों को विभिन्न रंगों में रंगते हैं। तो जैसा हमने देखा है, इस जो बात हम अपने घर में, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मोहल्लों में, अपने घर में, उसका बात मैं करने जा रहा हूं कि जनरली दिखता है कि हमारे बाजार में जो उपलब्ध वह डाई कलर है जिससे हम अपने बालों को रंगते हैं, वह 2 ट्यूब में आता है, और दोनों ट्यूब को जो हमने देखा है वह अलग अलग रंगों का होता है। जब दोनों को आपस में मिक्स करते हैं और कुछ देर छोड़ देने के उपरांत उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और उसको हम अपने बालों को कलरिंग करते हैं, राइट। तो ये सब विभिन्न जो केमिकल रिएक्शन है जिसको डे बाय डे हम लोग क्या करते हैं तो अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट, अपने नेचर में इन सारी बातों को देखते हैं और समझते हैं। अब आते हैं हम लोग इस रिएक्शन पे कि साइट्रिक एसिड हम जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि साइट्रिक एसिड क्या होता है और इसका सोर्स क्या है। तो ये जो साइट्रिक एसिड हमारा है, इसका सोर्स साइट्रस फ्रूट्स है। क्या है? तो ये जो साइट्रिक एसिड है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइट्रिक एसिड हमें दिख रहा है। ये साइट्रिक एसिड का सोर्स साइट्रस फ्रूट्स होता है, और जिसका मेन जो सोर्स है वह लेमन, ऑरेंज, ये सब होता है, जिसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसको जब हम मिक्स करते हैं किसमें, तो पर्पल कलर्ड पोटासियम परमैंगनेट के साथ। तो ये एक कंपाउंड है पर्पल कलर्ड पोटासियम परमैंगनेट, क्योंकि इस कलर क्या होता है पोटासियम परमैंगनेट का, पर्पल होता है। इसको हम इससे पूर्व में केमिस्ट्री में ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग किसमें पढ़ चुके हैं, तो इससे पूर्व ब्रोनियन मोशन में, आपको याद हो कि उसमें हमने इसी पोटासियम परमैंगनेट का बात किया था कि जिसमें क्या होता है, तो पोटासियम परमैंगनेट का बात हमने उससे पूर्व पढ़ चुके हैं, इससे हम लोग वाकिफ हैं। तो जब पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में हम साइट्रिक एसिड को क्या करते हैं, डालते हैं, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, समझ लीजिए आप। इसके लिए हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, और टेस्ट ट्यूब जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है, उसमें हम पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें साइट्रिक एसिड कैसे डालेंगे। साइट्रिक एसिड तो इसको आप जान लें, ये जो साइट्रिक एसिड है, ये सोर्स हम बता दिया है आपको कि यह साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। इसको कलेक्ट कर लेंगे हम स्क्वेंज करके, निचोड़ के, और उसको ड्रॉपर के माध्यम से हम क्या करेंगे, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इस टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे, जिसमें कि हमने क्या रखा है, पोटासियम परमैंगनेट रखा है, जिसका कलर क्या होता है, तो ये पर्पल कलर होता है। कौन सा कलर है, पर्पल। तो जब हम मिलाएंगे तो ये जो पर्पल कलर है, ये मैजिकल हम कह सकते हैं, मैजिक होता है, जादू होता है, क्योंकि यह पर्पल जो कलर है यह क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिसअपीयर होता चला जाता है, फेंटेड होता चला जाता है, और इट बिकम्स फाइनली इट बिकम्स, ये जो पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमको कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। इसका क्या नाम है, 3HMnO4 को हम परमैंगनेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम परमैंगनेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर क्या होता है, कोई इसका कलर नहीं होता है, और ये पोटासियम सिट्रेट को हम प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो साइट्रिक एसिड है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। साइट्रिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है याद कर ले एक बार, C6H8O7 है। पोटासियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला KMnO4, दोनों की कंपाउंड के फॉर्म में दिख रहा है। रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्शन के उपरांत 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, जिसमें से एक है 3HMnO4 जो कि हम किस नाम से जानते हैं, परमैंगनेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वह पोटासियम सिट्रेट है, राइट। अब कहता है ये जो पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट है, जिसका कलर पर्पल यहाँ पे दिख रहा है, वह कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो एक रिएक्शन है चेंज इन कलर का। दूसरा मैंने यहाँ पे आपके समक्ष रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड मोस्ट कॉमन है, जानते हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड,
और दूसरा जो है वो हमारे जो बुक में सोर्स जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला ये रहा, जिसका फॉर्मूला हम दिख रहे हैं K2Cr2O7। ये पोटासियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसमें हम H2SO4 जो कि एसिड है इसको एडअप करके हम इसको एसिडिफाइड करते हैं, और इस प्रकार हमारा जो पोटासियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार हमारे पास जो रिएक्टेंट्स दिख पा रहा है वो 3 दिख रहा है। ओरिजिनली ये ऑलरेडी एसिडिफाइड होता है तो 2 ही है, दोनों मिला के एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट उसके सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनकर आता है, जिसमें से ये है पोटासियम सल्फेट K2SO4, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 और H2O रिलीज होता है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास बन के आता है, जिसको कि मैंने वर्ड के फॉर्म में भी लिख दिया है, एक नहीं लिखा है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारा जो है ये 2 रिएक्शन इसमें मुख्य रूप से दिखता है, और चेंज इन कलर में इसके अलावा हमने पढ़ा है, आयरन का बात बताया, कॉपर का बात बताया, इन सबों को हमने इससे इनके अलावा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, उसको हम देख पा रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर दिख पा रहा है। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कैरेक्टराइज करता है चेंज इन टेम्परेचर का। तो कहने का मतलब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। इसका बात हम लोग करेंगे। तो यदि हम याद करें तो स्टैंडर्ड 9 में हमने पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में, जिसमें रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल मैंने पढ़ा है। तो उस रिएक्टिव सीरीज के ऑफ मेटल में ही मैंने बताया है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसमें से 2 मेटल है। कौन कौन है तो आप समझ लें, एक पोटासियम जिसको K से डिनोट करते हैं, दूसरा सोडियम है जो वाइब्रस रिएक्शन में आता है। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन, ये जो 2 रिएक्शन है ये भी चेंज इन टेम्परेचर का सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये क्या होता है तो वाइब्रस इसलिए होता है कि दोनों ही क्या होता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, एक वाटर से वेपर के फॉर्म से, दूसरा ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आकर क्या होता है तो रिएक्ट करता है, और एक्सेसिव इंस्टेंट टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। उसको जाने दीजिए, उसको तो हम लोगों ने इसे पूरा पढ़ा हुआ है। यहां पे हम लोग जानेंगे, हमारे पास 3 रिएक्शन दिख रहा है। अब इन तीनों ही रिएक्शन में हम पहला जो रिएक्शन हमारे सामने दिख रहा है वह CaO है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और दूसरा है H2O वाटर है। तो कहने का मतलब ये जब दोनों आपस में रिएक्टेंट है, दोनों ही कंपाउंड है, दोनों जब रिएक्ट करता है तो CaOH2 फॉर्म करता है, हीट, और उसके साथ साथ हीट इवॉल्व होता है। क्या इवॉल्व होता है? हीट। और ये जो हमारा एग्जांपल है वह किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसको मैं आगे चल के बता रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। तो कहने का मतलब ये जो रिएक्शन है ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और उसके साथ साथ हीट इवॉल्व होता है। हीट मतलब हीट प्रोड्यूस्ड होता है। दूसरा रिएक्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl के साथ रिएक्ट करता है, और इस प्रकार 3 प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आता है। एक NH3 जिसको अमोनिया कहते हैं, दूसरा BaCl2 बेरियम क्लोराइड कहते हैं, और H2O। ये 3 प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आता है। लेकिन यह एक्सोथर्मिक का जस्ट रिवर्स है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है तो हीट प्रोड्यूस्ड होता है, और इस इंडोथर्मिक में जस्ट इसका रिवर्स है, इसमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होता है। अब कहता है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ZnSO4। जब Zn जब जिंक ग्रेन्युल्स वाला है, तो जिंक ग्रेन्युल्स जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोनों ही रिएक्टेंट्स है, तो हमारे पास 3 चीज बन के आएगा। ZnSO4
H2 रिलीज होगा और हीट इसमें प्रोड्यूस्ड होता है। तो ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 के साथ एक कंपाउंड बनाएगा और H2 रिलीज हो जाएगा, और लेकिन इसमें हीट इवॉल्व होगा। तो इस रिएक्शन को इससे पूर्व भी हमने पढ़ा है कि जब हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे? एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे। इस तरीके से होता है, देख लीजिए आप। इस तरह के कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे, तो जिंक ग्रैन्युल्स डाल देंगे पहले से, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को हम एडअप करेंगे। जब सल्फ्यूरिक एसिड को एडअप करेंगे तो इस स्थितियों में वह क्या करता है, तो वह हीट इवॉल्व करता है। इससे पूर्व हमने इसको पढ़ा है, CaO प्लस H2O, इसको क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? CaO को हम लाइम कहते हैं, और H2O वाटर है, आप जान पा रहे हैं। तो जब ये लाइम, इसी को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्विक लाइम, ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, हम लोग देखते हैं। क्विक लाइम, या क्या कहेंगे इसको हम, लाइम, जस्ट लाइम कहते हैं। ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, जिसको हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो मोस्टली पहले के समय में, अब तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, पहले के समय में, हम लोग के समय में, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, उस समय में घर का व्हाइट वॉशिंग इसी से किया जाता था। तो बाजार से खरीद के हम ये लाते थे, उसमें वाटर एडअप करते थे, तो इस तरह से स्लैग्ड लाइम होता था, उसमें हीट इवॉल्व होता था और हीट एक्सेसिव होता था। अब दूसरा रिएक्शन है ये जिंक ग्रैन्युल्स वाला, बात बता रहे हैं, इससे पूर्व हम लोग पढ़ चुके हैं। जब जिंक ग्रैन्युल में हम एडअप करेंगे H2SO4 को, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इसके साथ हीट इवॉल्व होता है। तो ये जो ऊपर और नीचे जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक का बेस्ट एग्जांपल है, और सेंटर में जो दिया है वह किसका एग्जांपल है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं जस्ट कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। हम बात करते हैं उस पे, जिसका एग्जांपल मैंने यहां दिया है। इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले पार्ट को रिमूव करने जा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन और लास्ट जो बचा हुआ हमारा 5वां कैरेक्टरिस्टिक है, उसका बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको सब वाश करते हैं, और इस पार्ट को आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको मैं डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक के दरमियान। अब मैंने ऊपर के पार्ट को वॉश कर दिया हूं। अब मैं आप लोगों के बीच जो एक्सोथर्मिक है और इंडोथर्मिक रिएक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूं कि किसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक्सो जिसका मतलब है बाहर निकलता है। तो जिसमें हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, हीट प्रोड्यूस्ड होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो क्या कहेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच heat is evolved is called exothermic reaction. इट्स ओके। जिसका एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, हमारे पास क्या है, CaO प्लस H2O रिएक्ट करेगा CaOH 2 प्लस हीट हो। तो इस तरह के रिएक्शन किसका एग्जांपल है, तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। दूसरा है हमारे पास इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन यहां भी रिएक्शन छूट गया, तो कहता है वैसे रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed
हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मतलब वहां पे वर्ड की जगह पे क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। तो हीट एब्जॉर्ब होगा, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक, इस प्रकार हम जान गए। इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। BaOH2 प्लस NH4Cl जब रिएक्ट करेगा तो NH3 प्लस BaCl2 प्लस H2O रिलीज हो। इस प्रकार ये किसका एग्जाम्पल है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब मैं लास्ट जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसका मैं बात कर रहा हूं, जो लास्ट है चेंज इन स्टेट का। किसका बात करेंगे हम लोग, चेंज इन स्टेट का। तो चेंज इन स्टेट वाले में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि हमारे बुक में भी दिया हुआ है, इस सोर्स से हम ले सकते हैं, वो क्या है, तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो क्या करता है, स्टेट उसमें चेंज हो जाती है। स्टेट उसमें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसमें बात करेंगे जो हमारा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट का, क्या है, चेंज इन स्टेट। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। जैसे कैंडल का बात करेंगे, वैक्स होता है इसमें। तो कहने का बेसिकली यह क्या होता है, सॉलिड दिखता है। क्या दिखता है, सॉलिड दिखता है। लेकिन जब इसको हम कंबस्ट कराएंगे तो यह जो सॉलिड है यह तीनों ही स्टेट से पास आउट होगा। पहला तो सॉलिड हमें दिख रहा है, जब इसको कंबस्ट करेंगे तो यह मेल्ट होगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। हीट गेन करके यह क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। और मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और इसके साथ ही CO2 गैस रिलीज होगा। क्या होगा, जब जलेगा, कार्बन कंपाउंड है ये, तो जब इसका कंबशन होगा तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा। इस प्रकार यह तीनों ही स्टेट को पास आउट करता है। यह इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं, बहुत से ऐसे रिएक्शन है जो एक से अधिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, दिखाता है। इसको आगे चल के हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में विस्तार से इसका इन सारी बातों का बात करेंगे। आज के क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में फिर आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा और केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग का बात करूंगा। बस आज की क्लास में इतना ही, बाय।